हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर हम 10th में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा इजी होगा। और ये लगा के चलो कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग ये हमने 2 यूनिट्स पढ़ी हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है, कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको इजीली समझ भी सकते हो। और मेन चीज पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। तो अब जो इस चैप्टर है, यूनिट जो 3rd है, उसका नाम सजेस्ट क्या कर रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मतलब कि क्या हुआ कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन, है ना। पीरियोडिसिटी का हम मतलब जानते हैं रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन, रिपीट होना। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से समझते क्या है, क्या इसका मतलब हो। तो सिंपल सी बात है, क्लासिफाई करना, किसी चीज को बांटना, है ना। अब हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो किसके बेस पे कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं बात करूं कि उनकी, अगर कोई मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता तो उनके लैंग्वेज के ऊपर हो जाता, उनके रहन सहन के ऊपर हो जाता, है ना। बट ये एलिमेंट्स हैं तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स on the basis of their properties, called classification of elements, क्लियर है, ठीक है। अब जो बात ये है कि why we need to classify the elements, भी हमें क्यों जरूरत पड़ी, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब बात करें 17th सेंचुरी की, तब वहां पर जो एलिमेंट्स थे बहुत ही कम डिस्कवर हुए थे, नियर अबाउट 31। तब उन एलिमेंट्स को याद करना इजी था, उनकी प्रॉपर्टीज को याद करना इजी था, इजीली हम उनको ऑब्जर्व कर सकते थे। बट धीरे धीरे जैसे रिसर्च हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लगे, तब साइंटिस्ट को लगने लगा कि इन एलिमेंट्स को याद करना मुश्किल है। दूसरी बात, उन्हें कुछ ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे जंगल की बात करूं, अब जो जंगल है उसमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। तो अब मैंने प्रॉपर्टी याद की फर्स्ट लाइन की, ठीक है, फर्स्ट शेर की प्रॉपर्टी याद करनी। अब मैं जो सेकंड लाइन है उसकी प्रॉपर्टी भी याद करूं, थर्ड लाइन है उसकी प्रॉपर्टी भी याद करूं। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर लूं कि मैं उन सारे लायंस का एक ग्रुप बना दूं, अब वो सारे के सारे लायंस है तो सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक होगी, तो हमारा काम नहीं बच जाएगा। जहां पर मैं 10 लायंस की प्रॉपर्टी याद कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा, उस पूरे ग्रुप को एक साथ स्टडी कर लूंगा, भी जनरल प्रॉपर्टी ये होगी हमारे पास। तो साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि भाई एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को याद करना इजी हो जाए। जो बर्डन था वो बर्डन कुछ तो कम होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा लॉजिक हो कि हम एलिमेंट्स को क्या कर दें, क्लासिफाई करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और किसके बेस पे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, कि जो एलिमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे। अब स्टार्टिंग में चाहे जितने भी एलिमेंट्स थे, जब उन सब की प्रॉपर्टीज को देखा गया तो जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, तो उनको देखकर लगा होगा ना भी इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो हम इन सबको एक जगह में रख देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद करनी पड़े और बाकी सबकी मैं अपने आप गैस कर लूंगा, है ना। तो वो पीरियोडिसिटी की होता है, तो क्लासिफिकेशन ही होता है। तो फिर बेटा इसके बाद जैसे ही साइंटिस्ट को ये लगा कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी, कुछ थ्योरी बहुत सक्सेसफुल रही, है ना। बट ये जो मोस्ट सक्सेसफुल हुई वो कब हुई, करीब 19th और 20th सेंचुरी के बीच। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया सिर्फ 2 पार्ट में। एक को नाम दे दिया गया मेटल, एक को नाम दे दिया गया नॉन मेटल। की बात तो ठीक थी, उसने क्या किया, सारे मेटल्स को एक तरफ रख दिया और बचे हुए नॉन मेटल्स को एक तरफ रख दिया। बट ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ इसका।
बट इस चीज का ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों बेनिफिट नहीं हुआ? क्योंकि भाई मेटल में सोडियम भी है और मेटल में कॉपर भी है, मेटल में गोल्ड भी है। अब गोल्ड और सोडियम किसी भी एंगल से सिमिलर नजर आते हैं, किसी भी एंगल से वो एक जैसे दिखाई नहीं देते। तो क्या कहा गया कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन था ये अनसक्सेसफुल है, इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आया डोबर्नियर ट्रायड। डोबर्नियर्स ट्रायड। अब जो डोबर्नियर ट्रायड्स था, ठीक है, अब ये जो ट्रायड का मतलब क्या होता है बेटा? एक ग्रुप ऑफ थ्री, एक ग्रुप ऑफ। तो उसने क्या किया? उसने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। कितने कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया? तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। और उसने प्रिंसिपल क्या दिया कि इफ वी अरेंज थ्री एलिमेंट्स in increasing order of their mass, in increasing order of their mass। तो क्या कहता है कि पहली बात क्या है कि तीन एलिमेंट्स लेने हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इतना काम हो गया। if the average mass of first and third is equal to mass of second, then the properties of all these three elements will be similar। समझ में आया बात? क्या कह रहा है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, और किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, और फिर बाय चांस पहले और सेकंड का जो एवरेज मास है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज मास है, अगर वो मिडल वाले के इक्वल होता है, तब सिर्फ उसी केस में उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। जैसे बात करें लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। लिथियम का मास 7, सोडियम का 23 एंड पोटाशियम का 39 है ना, इनके मासेस। तो अब मुझे एवरेज मास निकालना है किस किस का बेटा? लिथियम का और पोटाशियम का। तो एवरेज मास निकालना आता है, दोनों के मास को जोड़ूंगा और दो एलिमेंट है तो उनको डिवाइड कर दूंगा। तो जो इनका मास आया वो मास कितना था? 23, एंड दिस मास इज इक्वल टू द मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो फिर वहां से कंसेप्ट आया कि भाई जो लिथियम और पोटाशियम का जो एवरेज है वो सोडियम के बराबर है। तब उसने कहा कि भाई इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, और वो एक्चुअल में सिमिलर थी भी। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। भाई उसने तो कंसेप्ट करके देखा और सक्सेसफुली इसके ऊपर अप्लाई भी हो गया। बट ये जो लॉ था, ये जो ट्राइड्स थे, मैक्सिमम 3 और 4 ट्राइड्स ही बन पाए और बाकी के ऊपर ये अप्लाई नहीं हुआ। इसलिए इस डोबर्नियर ट्राइड को डिस्कार्ड कर दिया, या कह लो कि वो फेल हो गया। वो सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया, सारे एलिमेंट्स को लगा नहीं पाया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। बेटा ये सिर्फ आपको एक याद दिलाने के लिए है कि हमने ये सब 10th में पढ़ा हुआ है, वरना 11th और 12th के हिसाब से ये जो टॉपिक है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हिस्टोरिकल के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स थे उनका जो क्लासिफिकेशन था वो ऐसे ही नहीं आ गया, कई साल लगे, सेंचुरीज लग गई उसके पीछे क्लासिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद आया हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। तो ये जो दूसरा साइंटिस्ट था न्यूलैंड, इसका भी जो बेसिक था वो बेसिक क्या था बेटा? एटॉमिक मास। मतलब कि इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट इस बार इसने एलिमेंट्स के ट्राइड्स नहीं बनाए। इसने किसको फोकस किया? इसने फोकस किया कि जो म्यूजिकल टोन्स होते हैं, जो म्यूजिक के जो 7 स्वर होते हैं, है ना, उनके बेसिस पे। जैसे कि ठीक है, जो कहता है कि जिस तरीके से म्यूजिक के ये जो स्वर होते हैं, तो जैसे ही 7 होने के बाद जो 8वां होगा वो खुद को रिपीट करता है। तो इसी तरीके से उसने क्या कहा कि जैसे ही हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब हमेशा क्या होगा
कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसको रिपीट करेगा, वो 8th एलिमेंट के सिमिलर होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सिमिलर होगा 8th एलिमेंट के। बट ये भी जो लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल रहा, लाइट एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहा अप टू कैल्शियम। मतलब कि अगर बात करूं मैं डोबर्नियर से कंपेयर करूं तो उससे ज्यादा सक्सेसफुल था, बट फिर भी ये भी ज्यादा काम का नहीं हुआ, क्योंकि इस लॉ से भी ये जो लॉ था ये भी सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। बहुत सारी लिमिटेशंस थी और कोई भी इसके पीछे कोई भी सोचा समझा लॉजिक नहीं था, ना ही कोई इसके ऐसे एडवांटेज थे। उसके बाद जो सक्सेसफुल रहा, जो पीरियोडिक टेबल, जो क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल रहा, वो थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। वो थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना, हमने 10th में पढ़ी थी और 10th में बहुत इंपॉर्टेंट भी थी और जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जो मेंडलीव जो साइंटिस्ट था उसने इस बार जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, ऐसे ही अरेंज नहीं किया, उसने एक बेस बनाया इनकी प्रॉपर्टीज का। मतलब कि जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी या जो क्लासिफिकेशन किया, तब इसके टाइम पे नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके। तो इसका जो बेस था वो बेसिक क्या था, इसका जो बेसिक था वो भी क्या था, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब ही आल्सो अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट मेंडलीव ने सिर्फ एटॉमिक मास का ही ध्यान नहीं रखा, उसने इनकी प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखा। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भी उसने अपने टेबल सिर्फ एटॉमिक मास पे अरेंज कर दी। एटॉमिक मास तो मेन था ही, बेसिक था ही, बट साथ में जो प्रॉपर्टीज थी उसको भी इसने ध्यान रखा। और जो प्रॉपर्टीज इसने देखी वो कौन सी देखी बेटा, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, जिसको इसने इसका बेस बनाया। वो प्रॉपर्टीज थी हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। मतलब कि उसने एलिमेंट की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। अब जो एलिमेंट जो सिमिलर बिहेवियर शो करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला भी क्या होगा, सिमिलर होगा। भी अब जो एलिमेंट है, अब मैं कह रहा हूं कि भाई उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करेगा, तो जब वो रिएक्शन करेगा तो बिहेवियर भी क्या शो करेगा, बिल्कुल सिमिलर सा बिहेवियर शो करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, तो अगर मैं इसके हाइड्राइड की बात करूं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो सब के सब क्या बनाएंगे, मोनोहाइड्राइड, है ना। तो क्या कहता है, तब उसने देखा कि भाई जो एलिमेंट्स है अगर वो सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे तो उनके हाइड्राइड और उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम। तो उसने इस प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया, एटॉमिक मास को ऑब्जर्व किया, और इसके बेस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, इन ग्रुप एंड पीरियड्स, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने पहली बार ग्रुप और पीरियड्स का यूज किया। हम सब जानते हैं कि ग्रुप किनको बोलते थे और पीरियड्स किनको बोलते हैं। तो ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप का नाम से पता लग रहा है, ग्रुप का मतलब एक ऐसा समूह, ग्रुप का मतलब क्या होगा, एक ऐसा ग्रुप कह सकते हो जिनमें सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स को रखा जाए, ठीक है। दिस इज ए वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम था, और जिनके अंदर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड। एंड पीरियड्स, है ना, जैसे हमारे स्कूल में पीरियड्स लगते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, है ना। हमारे 24 आवर्स का एक पीरियड होता है जिसको दिन बोलते हैं, डे बोलते हैं। तो क्या होगा, हर एक पीरियड के बाद सब कुछ रिपीट होता है। तब उसने जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसने इसको किसका नाम दिया, पीरियड्स का नाम दिया। जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल को नाम दिया गया ग्रुप का, हॉरिजॉन्टल को नाम दिया गया पीरियड्स का। तो जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट होगी, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। तो उसने अपने टेबल में ग्रुप्स बनाए, पीरियड्स बनाए और उन एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। और फिर इसकी एडवांटेजेस बहुत सारी थी, है ना। हमने देखा था इसकी एडवांटेजेस ने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया था, एलिमेंट्स को याद रखना भी बहुत इजी हो गया था हमारे लिए, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस भी थी और कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो वो सब कुछ हम अपने 10th क्लास में बिल्कुल डीपली पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अपने, मुझे नहीं लगता कि अपने इस लेवल पे इनका कोई यूज है, सिर्फ हिस्टोरिकल पे।
तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस और जो हमें फोकस करना है वो इसी को फोकस करना है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कंप्लीटली प्रॉपर्टीज बेस है। मतलब कि जो अगर मैं टेबल को देख लूं तो मैं टेबल के बेसिस पे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता हूं, उनकी प्रॉपर्टीज को जूम कर सकता हूं, सब कुछ बता सकता हूं। उनकी लोकेशन क्या होगी, मतलब अगर मुझे पीरियोडिक टेबल पता है तो मैं एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर बता सकता हूं, और अगर मुझे एटॉमिक नंबर याद है तो मैं एलिमेंट्स की पोजीशन बता सकता हूँ, उनका नेचर बता सकता हूँ कि वो मेटल होगा कि वो नॉन मेटल होगा कि मेटालॉइड होगा, वो हाई रिएक्टिव होगा कि वो लेस रिएक्टिव होगा, सब कुछ, ठीक है। तो हमें सिर्फ उसी को फोकस करना है, ठीक है। और वो किसने दी, किस बेस पे एटॉमिक नंबर का कहाँ से कंसेप्ट आया, तो वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना जो हिस्टोरिकल था ये आप हल्का सा देख सकते हो, ताकि हमें पता लग जाए कि जो क्लासिफिकेशन था वो क्यों किया गया था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले कितने साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर चुके थे, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ये साइंटिस्ट थे इन सबका वर्क खराब गया, अगर खराब हो जाता तो ये हिस्ट्री से रिमूव हो जाते, है ना। इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया, फिर इन्हीं के बेस पे जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो कुछ ना कुछ सीखती चली गई। तो आपको इनको पढ़ना जरूर है, ठीक है, बट इतना ही पढ़ना है कि भाई आपको ये ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।